हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीएसई विद शर्मा। आज हम नया चैप्टर करने वाले हैं। क्लास 8th का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर किया था साइंस का फसल उत्पादन एवं प्रबंध। हमने उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ा और साथ ही साथ क्या क्वेश्चन आंसर भी कर लिया, जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, अच्छे व्यूज़ आए उस पर। मैंने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना व्यूज़ आ जाएगा, लेकिन आगे आप सबका प्यार बने रहे ऐसे ही। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर का सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, पिछले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में कोई सा भी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि आप उन्हें भी कुछ हेल्प मिल जाए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं क्या है, सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। अब पहले चैप्टर करने से पहले हमें इस वर्ड का मतलब समझना होता है। अगर हम इस वर्ड का मतलब हम समझ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में है क्या। हमें क्या मिल जाएगा, ओवरव्यू मिल जाएगा इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है जो हमने कभी पढ़ा नहीं है, हम क्या जानेंगे इसमें, क्या हमें नॉलेज मिलेगी। तो पहले समझ लेते हैं सूक्ष्मजीव का मतलब क्या होता है, मित्र एवं शत्रु। तो सूक्ष्मजीव का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे कहते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसे हम सिर्फ किस से देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। अब बिल्कुल ना घबराए, मैं उस आगे भी सब कुछ पढ़ाऊंगा कि क्या होता है सूक्ष्मदर्शी, ये माइक्रोब्स इसे हम देखते हैं, क्यों नहीं दिखते, मैं सब कुछ आगे आपको बताऊंगा। पहले मैं उसको ओवरव्यू दे दूँ इसमें क्या क्या है। सूक्ष्मजीव एक बैक्टीरिया होता है जो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो, बुक लेके ज़रूर बैठना। आप अपना हाथ देखो, अभी कोई सा भी हाथ देखो, उसमें आपको बैक्टीरिया दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि उधर छोटे छोटे से बैक्टीरिया होते हैं जो सिर्फ मशीन से ही दिखते हैं, है ना। तो उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्मजीव, जो कि हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। सूक्ष्मजीव क्या होता है, मित्र भी होता है, हमारा दोस्त भी होता है और दुश्मन भी होता है। मित्र कैसे होता है, जब हम दही जमाते हैं, दही जमाते हैं दूध में, जब हम दूध को जब हम दही जमाते हैं तो कैसे जम जाता है वो, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होता है जो उसको जमा देता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। शत्रु किस प्रकार से, हमारा दुश्मन किस प्रकार से हमें हानिकारक पहुंचाता है, हानि पहुंचाते हैं, तो आगे हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में है क्या, सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम लाइन बाय लाइन इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे भी कि इसमें है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं सहित अनेक जीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्मजीव कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया ऊपर कि सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं, तो सूक्ष्मजीव कहते हैं जो भी हमारे आसपास ऐसे जीव से हैं, जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्मजीव। अगर इसका परिभाषा आ जाए एग्जाम में लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते उससे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मजीव कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बे से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि ये संरचनाएं क्या है और कहाँ से आई है? जब बारिशें होती हैं तो क्या होता है कि नमी आ जाती है। अब नमी और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में कोई भी वस्तु आएगा, जैसे कि आप साइकिल को देख लो, अगर लोहे को हम बारिश में छोड़ दें, फिर थोड़ी देर बाद उसमें जंग लग जाती है। क्यों? क्योंकि बारिश, पानी और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लोहा आ गया है, इसीलिए उसमें जंग लग गया है। ठीक वैसे ही अगर ब्रेड, अगर नमी हो कहीं पे, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें भी क्या है, ब्रेड जो है सड़ने लग जाती है, रोटी पे फफूंदी आ जाती है। देखा ही होगा आपने, ज़्यादातर अपने हर जगह देखा ही होगा। तो हमने देखा कि सूक्ष्मजीव क्या होता है, बस हमने इतना ही पढ़ा अभी। सूक्ष्मजीव क्या होता है, सूक्ष्मजीव उसे कहते हैं जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मजीव कहते हैं। लेकिन हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 2.1 सूक्ष्मजीव का ही टॉपिक है। तो क्या पढ़ेंगे इसमें, देखते हैं। यह अब क्रियाकलाप है, उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले इसको थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्या आपको सूक्ष्मजीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये एक्टिविटी का है कि जब हम मशीन से देखते हैं तो आपको बैक्टीरिया मशीन में आपको चलती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इन परीक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्मजीव उपस्थित रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। हमें इनसे पता चलता है कि चाहे मिट्टी हो या पानी हो, उसमें क्या होता है, अनेक अनेक छोटे छोटे उसमें बैक्टीरिया सूक्ष्मजीव उपस्थित रहते ही रहते हैं। ज़्यादा पानी में क्या होता है, बैक्टीरिया ज़्यादा होता है, उसमें क्या कहते हैं, क्लोरीन हम टैबलेट डाल देते हैं जिससे पानी प्यूरीफाई हो जाता है, साफ़ हो जाता है। लेकिन मिट्टी को हम कैसे प्यूरीफाई करेंगे, मिट्टी में तो ऐसे बैक्टीरिया रहता ही रहता है। सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से देखा नहीं जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। तो सूक्ष्मजीव को आपने पढ़ लिया कि क्या होता है और सूक्ष्मजीव कहाँ कहाँ उपस्थित रहता है, मिट्टी में और पानी में। उसके बाद सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना यंत्र की सहायता से देख ही नहीं सकते। अपनी हम खुली आंखों से हम बैक्टीरिया को देख नहीं सकते कभी भी। उसे हम किस चीज़ से देख सकते हैं, सिर्फ सूक्ष्मदर्शी से। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हम सूक्ष्मदर्शी को कौन से किस सहायता से हम उसको देख सकते हैं, तो क्या आएगा आंसर, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्मजीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सूक्ष्मजीवों को कितने पार्ट में बांटा गया है, 4 पार्ट में बांटा गया है। वो क्या, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। ये क्या होता है, बिल्कुल ना घबराए, मैं उसको आगे डिफाइन करूँगा ये क्या होता है। 4, बस आप इतना समझ लीजिए कि सूक्ष्मजीव को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो क्या, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्मजीव दर्शाए गए हैं। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले सूक्ष्मजीव के बारे में कुछ पढ़ते हैं। विषाणु जो वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न है। वायरस जैसे कि अब हम अभी कोविड-19 आपने देखा ही होगा कैसी परिस्थिति रही है, वो भी क्या एक वायरस ही है। वायरस कैसे होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से वायरस फैलता है ना। तो यहाँ भी विषाणु का टॉपिक है। विषाणु वायरस भी सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, विषाणु भी क्या होते हैं, वायरस है, वो भी क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, जो कि अपनी आंखों से उसे हम नहीं देख सकते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न है। किस प्रकार भिन्न है, देखते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में ही गुणन करते हैं। वायरस कहाँ पे होते हैं, कहाँ प्रेजेंट करता है, कहाँ रहता है, विषाणु कहाँ रहता है, परपोषी पौधे या फिर जंतु कोशिका में ही वो रहता है, गुणन करता है। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। आप देख सकते हैं 2.5 में किस प्रकार से विषाणु को दर्शाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है विषाणु। ठीक है, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे 2.5 विषाणु। आगे कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा को हम क्या कहते हैं, फ्लू भी कहते हैं, एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। जैसे कहते हैं बुखार लग गया, इसे बुखार आ गया। कैसे आ गया बुखार, बुखार इस प्रकार है क्योंकि वो किसी न किसी वायरस से कांटेक्ट में आया है, वायरस के कांटेक्ट में आया है, तभी बुखार लगा है। ठीक है, तो विषाणु में हमने क्या पढ़ा, विषाणु भी क्या एक वायरस है जो कि सूक्ष्म होते हैं, जो अपनी आंखों से उसे हम नहीं देख सकते। विषाणु कहाँ पे गुणन करता है, पौधे में और जंतु कोशिका में वो गुणन करता है। दूसरा, अब तीसरा पॉइंट, विषाणु से होने वाले रोग। विषाणु से होने वाले कौन से रोग हैं, कुछ जुकाम हो गया, जुकाम खांसी नॉर्मल है, होता ही होता है। इन्फ्लुएंजा, फ्लू, जिससे इन्फ्लुएंजा को हम क्या कहते हैं, फ्लू भी कहते हैं, एवं खांसी विषाणु द्वारा ही होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु वायरस द्वारा ही होते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ 5-6 बीमारी है जो किससे होती है, वायरस से होती है। मैं रिपीट कर देता हूँ कौन कौन सी बीमारी है, आप कॉपी में लिख लें या नोट्स बना लें। जैसे कि जुकाम, जो कि जल्दी ठीक हो जाती है, इतनी भी हानिकारक नहीं है। जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी, पोलियो एवं खसरा, ये किससे होती है, वायरस से होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग, जिसे हम टीबी भी कहते हैं, वो जीवाणु द्वारा होते हैं। अब जैसे कि हमने पढ़ा था ऊपर, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक, इसका डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, अभी चिंता मत करिए। मैं अब बस यही पढ़े कि कौन कौन से विषाणु से में कौन कौन से
रोग होता है। जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पे विषाणु से हमें खांसी जुकाम ये सब होता है। लेकिन अतिसार एवं मलेरिया ये जो बीमारी है वो किससे होता है? प्रोटोजवा द्वारा होता है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि प्रोटोजवा से हमें कौन कौन सी बीमारी होती है? अतिसार एवं मलेरिया। और जीवाणु से हमें कौन कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड एवं क्षय रोग। टाइफाइड मतलब टीबी, टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि विषाणु से कौन सा रोग होता है, जीवाणु से कौन सा रोग होता है और प्रोटोजवा से कौन सा रोग होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे जीवाणु किस प्रकार से कितने टाइप के, एक स्पाइरल जीवाणु है, छरनुमा जीवाणु है। ये एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं जीवाणु किस प्रकार से होता है। किस प्रकार से देख पा रहे होंगे, ऐसे ही जो जीवाणु आपको ऐसे दिख रहा है ये हमें सूक्ष्मदर्शी से ऐसे ही दिखता है जीवाणु जब हम देखते हैं। तो जीवाणु को हमने देखा स्पाइरल जीवाणु और छरनुमा जीवाणु। उसके बाद चित्र 2.2 में शैवाल है। शैवाल में क्लेमाइडोनोमस और स्पाइरोगारा है। चित्र 2.3 में प्रोटोजवा। प्रोटोजवा कितने टाइप के हैं? एक तो अमीबा और दूसरा पैरामीशियम। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पैरामीशियम का चित्र बनाएं और अमीबा का चित्र बनाएं, तो ये आपको प्रैक्टिस कर लेनी है कि कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर 2.4 कवक। कवक में क्या है? राइजोपस, जो ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड के ऊपर होता है, फफूंदी आ जाती है, उसे हम राइजोपस कहते हैं। पेनिसिलियम और एस्परगिलस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है? आगे हम यही पढ़ना है कि 2.2 सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। हमने ऊपर क्या पढ़ा? सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं, सूक्ष्मजीव कहाँ पाया जाता है, इसको कितने वर्गों में बांटा गया है, कौन से विषाणु से हमें कौन सा रोग होता है, ये हमने पढ़ा। अब मेन यहाँ से भी स्टार्ट होता है, ये भी मेन टॉपिक है, तो इसमें पढ़ेंगे सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। ठीक है, सूक्ष्मजीव एक कोशिका हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजवा, अथवा बहुकोशिका जैसे कि शैवाल एवं कवक। मैं अच्छे से इसको समझिए क्या कहना चाहता है ये। एक कोशिका जिसमें एक कोशिका होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक कोशिका जीव कहते हैं। ठीक है, और बहुकोशिका जिसमें एक से ज़्यादा कोशिका होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुकोशिका। तो सूक्ष्मजीव एक कोशिका हो सकते हैं। एक कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और बहुकोशिका को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो सूक्ष्मजीव एक कोशिका हो सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये हो गया सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। अगर एग्जाम में आया सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं, इसको व्याख्या कीजिए, तो आप ये इसका आंसर ये लिख सकते हैं सूक्ष्मजीव एक कोशिका होते हैं। अब एक कोशिका में कौन कौन से, इसमें जैसे हम ऊपर में पढ़ा था कि 4 वर्गों में बांटा गया है, तो एक कोशिका में इसमें आ गया जीवाणु, शैवाल एवं प्रोटोजवा। ये 3 आते हैं किसमें? एक कोशिका में। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से। एक कोशिका में कौन कौन सा जीव आता है? जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजवा। और बहुकोशिका में कौन कौन से सूक्ष्मजीव आते हैं? शैवाल और कवक। ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। यह बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। अब जैसे क्या होता है कि सूक्ष्मजीव ना ये ठंडियों में मरता है और ना ही गर्मियों में मरता है, ये हर जगह प्रेजेंट रहता है ये सूक्ष्मजीव। जैसे कि बर्फ हो गया, ठंडियों में ज़्यादा वायरस फैलता है। क्यों? क्योंकि देख पा रहे होंगे कि सूक्ष्मजीव बर्फीली शीत और गर्म में ये हर परिस्थिति में जीवित रहते हैं, मरते नहीं हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। जो मरुस्थल जो एरिया होता है जिस टाइप से, वहाँ और दलदल में भी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्मजीव अकेले रह सकते हैं जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। क्या मतलब है इसका, मैं आपको अच्छे से इसको समझाता हूँ। जैसे जब मनुष्य को बुखार आता है तो कैसे आता है? जैसे मैंने बताया कि वो कोई ना कोई वायरस के एडिक्शन में आया होगा, उसके कांटेक्ट में आया होगा, उसे बुखार आया है। ठीक, तो इसमें यही बताया गया है कि सूक्ष्मजीव कहाँ कहाँ रहते हैं। मैं आपको पॉइंट्स में बताता हूँ, बुलेट पॉइंट्स कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। एक तो बर्फीली शीट पे रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। उसमें गर्म स्रोतों में भी ये प्रेजेंट रहते हैं। मरुस्थल और दलदल में भी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। मनुष्य और जंतुओं के शरीर में सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। कुछ
सूक्ष्म जीव जो होते हैं दूसरों से जीवों पर आश्रित होते हैं, उसके ऊपर वो डिपेंड होते हैं। मनुष्य, इसका मतलब समझ लीजिए, मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। हम ऐसे ही नहीं है, हमारे शरीर के अंदर कई सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है। मनुष्य के अंदर और जीव जंतुओं के अंदर, सबके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ सूक्ष्म जीव क्या होता है, दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है, दूसरों के ऊपर वो क्या कहते हैं, निर्भर रहता है। आश्रित का मतलब क्या है, यहाँ पर निर्भर रहता है। जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा कि कुछ जो है दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है, दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, लेकिन कुछ अकेले ही स्वतंत्र रहता है। तो स्वतंत्र कौन कौन से जीवाणु रहते हैं, कौन से सूक्ष्म जीव रहते हैं, वो देखते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, ये स्वतंत्र है, ये अकेले रह सकता है। जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। समूह का मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रुप में रहते हैं। ये एग्जाम्पल में आता है। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रहते हैं, और कवक और जीवाणु कहाँ रहते हैं, समूह में रहते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, दलदल में रहते हैं, मनुष्य के शरीर में रहते हैं। कितने टाइप्स के हैं, एक कोशिका है, बहु कोशिका है। तो आप यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट्स, नोट्स, बुलेट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। आपको वीडियो को बैक करके आप वहाँ से लिख सकते हैं। जो जो मैंने आपको बताया आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है 2.3 सूक्ष्म जीव और हम। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीव और हम मतलब मनुष्य और बैक्टीरिया, क्या बताया जा रहा है इस टॉपिक में, चलिए देखते हैं। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक भी है और कुछ अन्य हानिकारक तथा जीव रोग के कारक भी हैं। क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म जीव हमारे लिए कुछ क्या है, लाभदायक भी है, लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। कैसे, अब तो सूक्ष्म जीव जैसे वायरस हो गए, ये तो हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन लाभदायक कैसे हुआ, आगे पढ़ेंगे कि लाभदायक कैसे हुआ। आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब दूध से दही जमाते हैं तो कैसे जमते हैं, हमारे लिए लाभदायक है ना बैक्टीरिया। मैंने क्या बताया, बैक्टीरिया से जमते हैं। अब कौन से बैक्टीरिया से वो जमता है, वो इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है तथा कुछ हानिकारक है। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करते हैं। अब इसको चलिए विस्तार से पढ़ते हैं कि क्या क्या है सूक्ष्म जीव और हम। अब इसमें सूक्ष्म जीव और हम में पहला टॉपिक आता है मित्रवत सूक्ष्म जीव। जैसे कि पहले चैप्टर का नाम ही है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। अब मित्र का टॉपिक आ गया। मित्र में मैंने बताया था कुछ हमारे लाभदायक है, कुछ हानिकारक है। अब मित्र हमारा कैसे हुआ, देखते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि बैक्टीरिया का यूज़ हम केक बनाने में कर सकते हैं, ये तो हमारे लिए हानिकारक है हमारे लिए लाभदायक है। इस प्रकार है दही, जब हम दूध को दही जमाते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। अगर दूध से अगर दही नहीं जमता बैक्टीरिया के कारण, तो हम दही नहीं खा पाते। तो हमारे लिए लाभदायक हुआ कि हुआ नहीं हुआ ना, बैक्टीरिया दूध से वो दही में जमा रहा है। अब कौन सा बैक्टीरिया इसमें, लैक्टोबैसिलस। एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो दूध से दही को जमा देता है, ठीक है। अब ब्रेड जो स्पंजी होता है, ब्रेड जो होता है इतना सॉफ्ट होता है, वो किस प्रकार होता है, सॉफ्ट, बैक्टीरिया के कारण ही सॉफ्ट होता है। केक बनाने में, केक जो इतना स्पंजी होता है, इतना नॉर्मल होता है, स्पंजी होता है, वो किस प्रकार होता है, उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं, वो स्पंजी होता है। स्पंजी में उस बेकिंग सोडा में क्या है, बैक्टीरिया है, सब कुछ में बैक्टीरिया है, जिससे वो स्पंजी रहता है। तो हमने देखा मित्रवत सूक्ष्म जीव हमारे कितने लाभदायक है हमारे लिए, केक बनाने में, दही जमाने में, कई सारे में मित्रवत है, हमारे दोस्त हैं। एक हमारा देखिए नोट्स लिखा है, प्राचीन काल से सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। पुराने ज़मानों में जो क्या होता था, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग हम किस में करते थे, अल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में किया जाता था, और अभी भी किया जाता रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये। सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत लाभदायक है। ये लाभदायक है कि हमारे स्वच्छ पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने में ये सहायता करता है, उपयोग करता है। उदाहरण के लिए जैसे कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशोष, विष्ठा इत्यादि। जो
खेतों में जब हम खाद डालते हैं, मैंने उसको फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में। आपको उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। मैंने इसको एक्सप्लेनेशन में बताया था। कार्बनिक अपशिष्ट जो डिकम्पोज हो जाता है, अगर कोई छिलका है, सब्जियां हैं, उसको हम खेत में ले जाके अगर डाल देंगे गड्ढा खोद के, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो गल जाएगा, सड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उसको क्या कर रहा है, खा रहा है, बैक्टीरिया उसको खा रहा है, धीरे धीरे क्या गल के डिकम्पोज को मिट्टी में मिल जा रहा है। ठीक है, उसके क्या पर्यावरण के स्वच्छ रखने में मदद करता है, उसको पॉल्यूशन नहीं होगा। अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। जो ऑर्गेनिजम्स है, जो सूक्ष्म जीव है, वो किस में होता है, दवाइयों में भी होता है। ठीक है, ये शायद ही आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेडिसिन होता है, जो हम मेडिसिन खाते हैं, उसमें भी सूक्ष्म जीव होता है। जब हमें बुखार हो जाता है, कहीं अन्य बीमारी हो जाती है, तो हम दवाई क्यों खाते हैं? दवाई इसलिए खाते हैं कि जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया है, जो हमें डिफेक्ट कर रहा है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, उससे ताकतवर बैक्टीरिया उस दवाई में जो उसे किल कर रहा है, उसे मार के हमें स्वस्थ कर रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए भी लाभदायक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे बुखार आ जाता है तो हम पैरासीटामोल खाते हैं, तो पैरासीटामोल में हमारे शरीर की बैक्टीरिया से ज़्यादा पावर की बैक्टीरिया उस दवाई में है, जो उस बैक्टीरिया को किल कर देता है शरीर के अंदर ही। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया दही एवं ब्रेड का बनाना। अब दही और ब्रेड कैसे बनता है, जैसे मैंने उनको बताया था कैसे बनता है ये, इसमें क्या रोल है बैक्टीरिया का, सूक्ष्मजीव का, पढ़ते हैं। आप कक्षा 7th में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। अब आगे देखते हैं। एक देखिए यहाँ पे ये क्या कह रही है, हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? कई बार अक्सर अपने घरों में देखते हैं कि मम्मी जो है गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देती है। दही डालने के बाद न एक दिन बाद उस दही पूरी जम जाती है। ऐसा क्यों? जैसे मेरे को बताया था ऊपर, वो अब देखते हैं। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। दही में क्या है, कई प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कई प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख क्या है, लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आप दूध को दही में जमाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए, तो क्या होगा, लैक्टोबैसिलस इसका आंसर होगा। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। अब कैसे दूध से दही में कैसे उसको जमाता है, जनन करके उसको दही में कन्वर्ट कर देता है। अब जीवाणु पनीर, चीज़, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों में उत्पादन में सहायक है। ठीक है, रवा जिसे हम सूजी कहते हैं, सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। उसमें हम दही डालते हैं, भटूरे हो गए, इडली हो गया, सूजी हो गया, उसमें क्या डालते हैं, दही डालते हैं। और दही में पहले से क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कौन सा प्रमुख है दही में, कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस, जो दूध से दही में उसको कन्वर्ट करके उसे जमा देता है। जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, इसे इडली एवं डोसा बनता है। जीवाणु किस किस में होता है, ईस्ट चावल के आटे में होता है, जो किण्वन में सहायक होता है, जिससे हम क्या बनाते हैं, इडली एवं डोसा बनाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको जो मैंने आपको पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्रियाकलाप 2.3। अगर आपको कोई किसी भी चीज़ में डाउट हो, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई बहुत जल्द मिल जाएगा। 6-7 घंटे के अंदर आपको उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा, उससे जल्दी भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक है, ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। अब हमने पढ़ा कि दूध से दही कैसे जमता है, लेकिन अब केक कैसे बनता है, केक कैसे बनता है, तो इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। क्या मतलब हुआ, ईस्ट जो है
वो जनन करता है। अब दूध से दही जम रहा था, किस प्रकार जम रहा था, उसको जनन कर रहा था उसमें, तब जाके वो दही जम रहा था। ठीक उसी प्रकार ईस्ट जो है वो जनन करता है, किस कब, श्वसन के दौरान। श्वसन के दौरान जब जनन करता है तो उसमें क्या वो उत्पादन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करता है। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। जैसे कि एक डायग्राम है बुक में, जैसे ये देखिए, ईस्ट पाउडर के साथ मैदा। ईस्ट पाउडर के साथ मैदा पहले में देखिए कुछ भी उसमें बुलबुले से नहीं आया है, लेकिन जब उसमें हमने खमीर द्वारा उठी हुई मैदा, जब उसमें ईस्ट मिला दिया है तो कैसे बुलबुले की तरह ऊपर उठ के आ गया। आप समझ पा रहे होंगे, जब बुलबुले की तरह जो ऊपर उठ के आ गया, ठीक उसी प्रकार केक में भी इसका उपयोग किया जाता है, जिससे वो केक जो है वो बुलबुले की तरह ऐसे ही स्पंजी रहता है। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने को बताया था कि इसमें बेकिंग पाउडर का, इसमें सोडा का यूज़ किया जाता है, जिससे केक जो है वो स्पंजी होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्यिक उपयोग जो हमारे आमतौर पर हम यूज़ करते हैं, उसे वाणिज्यिक अपने लाइफ स्टाइल में यूज़ करते हैं। अब क्या है इसका उपयोग, किस प्रकार से सूक्ष्म जीवों का है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्राचीन काल से ही लोग उसका कहाँ पे उपयोग करते आ रहे हैं, अल्कोहल, शराब बनाने में उपयोग अभी भी करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। तो आशा करता हूँ आपको जितना भी टॉपिक अभी मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो मैंने आपको बता दिया।